So, hello everyone, and a very good morning to all of you. Welcome back once again to another session of topic wise MCQs of General Science for the upcoming exam 67th BPSC. So, as you all know, 67 BPSC में अब बहुत ही कम टाइम बचा है, 2-2.5 महीने बचे हैं अराउंड. एंड science, as you all know, is constitutes the very one of the most important part of the BPSC exam. BPSC प्री की एक खास बात है गाइस कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छी कमांड बना ली तो डेफिनेटली आपका जो प्री है वो निकल जाएगा. और ये 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री. ठीक है, अगर आपकी इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड है तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो निकलना ही निकलना है, कोई डाउट नहीं है उसमें. क्योंकि अराउंड 90 to 100 क्वेश्चंस इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में से आ जाते हैं. और जो कट ऑफ होती है वो पिछली बार वाली कितनी थी? 104, 104 कट ऑफ थी. और अगर 100 क्वेश्चंस इसमें से अगर आप कर लोगे तो बाकी 50 में भी तो कुछ करोगे. एंड ऑफ कोर्स जो 10 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं वो काफी ज्यादा इजी होते हैं, दैट आर आल्सो वेरी इजी. Alright, so let's begin with today's session, guys. But before we begin, do subscribe to the channel if you are coming here for the first time. And you can also join the Telegram group. The link you will find in the description. There you will get the PDF of this session along with the answers. Alright. So let's talk about the very first question. If a particle oscillates with its own natural frequency without help of any external periodic force, the oscillation is then called what? अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट होता है विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स तो उसके ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन. सो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मोशन. वन इज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल. एक ऐसा मोशन जो कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है? 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, फिर से वो जो मोशन है वो रिपीट होता है. सो दिस इज पीरियोडिक मोशन. रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ 365 दिन, 365 1/4 डेज. ठीक है, तो ये भी कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है. तो बेसिकली द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. देन we have another type of motion which is known as oscillatory motion. Now this is somewhat different from periodic motion. Now oscillatory motion भी एक type of periodic motion ही होता है, but in oscillatory motion there is a to and fro motion. ठीक है, if a body is moving like to and fro, अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन, और यू कैन से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. अगर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा या टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल स्प्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम स्प्रिंग को अगर हम खींचेंगे, इलोंगेट करेंगे और फिर छोड़ेंगे तो इट विल वाइब्रेट लाइक दिस. ठीक है, और एक कोई मीन पोजीशन होगी उसके अराउंड वैसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा. सो दिस इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. इसके अलावा जो फैन होता है आपका, या सिंपल पेंडुलम ले लो. दिस इज अ मीन पोजीशन जहां पे सिंपल पेंडुलम है. अगर हम इसको मूव कराएंगे तो ये पहले इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा. ठीक है, सो दिस इज मूविंग अराउंड दिस मीन पोजीशन. टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है. ठीक है, अराउंड अ सर्टेन मीन पोजीशन. तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. ओके, सिंपल पेंडुलम की बात हम आगे भी करेंगे. एंड अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट होता है विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हियर? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, इस एग्जांपल से समझ लो. ये इधर गया, ठीक है, दिस इज नोन एज, दिस पोजीशन इज नोन एज मीन पोजीशन. दिस इज नोन एज राइट एक्सट्रीम. दिस इज नोन एज व्हाट? राइट एक्सट्रीम. यहां से वापस आएगा, इधर जाएगा. दिस इज नोन एज लेफ्ट एक्सट्रीम. इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट एक्सट्रीम. और ये फिर वापस जाएगा. तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई. ठीक है, क्या हो गई? एक साइकिल कंप्लीट हो गई. और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही है? इन 1 सेकंड द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा है या वाइब्रेट हो रहा है वो एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी. अगर नॉर्मल आप किसी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मीन पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो वाइब्रेट हुआ, राइट एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस आया मीन पे, फिर लेफ्ट पे गया, फिर वापस आया मीन पे. सो दिस इज वन साइकिल. वन साइकिल का मतलब ये नहीं है कि राइट से जाके लेफ्ट चला गया. ये वन साइकिल नहीं होती. मीन से स्टार्ट होके जब वो वापस मीन पे आएगा दोनों पोजीशंस को कवर करके, दैट इज नोन एज वन साइकिल. एंड नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी.
ठीक है, नाउ लेट्स come back to the question with its own natural frequency without help of any external periodic force. तो इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसे ऑसिलेशन को बोलते हैं हम क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशन। बट इफ अ पार्टिकल ऑसिलेट्स with a frequency other than its natural frequency, अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है with a frequency which is not its own natural frequency with the help of any external periodic force, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, ठीक है, इसका बिल्कुल क्या कर दो, उल्टा कर दो। if a particle oscillates with a frequency other than its own natural frequency with the help of any external force, तो वैसे ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं गाइस, फोर्स्ड ऑसिलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। और रेजोनेंट ऑसिलेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन है उसका, ऑलराइट। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन आई होप क्लियर है एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन भी क्लियर है। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements is incorrect with respect to the particle executing simple harmonic motion? SHM मतलब simple harmonic motion, simple harmonic motion, ठीक है, थ्रू पासिंग थ्रू मीन पोजीशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें बताना है कि इनमें से क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम व्हिच इज पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन ऑसिलेटरी मोशन, ये एक ऑसिलेटरी मोशन होता है विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है एंड अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ ऑसिलेशन। एंड अनदर थिंग, दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज एग्जिस्टेड अंडर अ रीस्टोरिंग फोर्स, एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है उसके अंडर ही हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब इन तीनों का मतलब अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। पहले डेफिनेशन की बात करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड अ सिंगल फ्रीक्वेंसी मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम is of course an oscillatory motion but it also comes under the category of simple harmonic motion because simple harmonic motion भी oscillatory motion ही तो होता है ना, ठीक है। तो ये अभी अपनी मीन पोजीशन पे है, आपने इसको धक्का दिया, ठीक है, तो इट विल गो टू इट्स राइट एक्सट्रीम, ठीक है, राइट एक्सट्रीम पे जाएगा। अच्छा यू नो कि ये राइट एक्सट्रीम पे जब जाता है तो वापस आता है, तो वापस कैसे आ रहा है, ये वापस आने का देयर मस्ट बी सम रीजन ना। सो ये वापस आ रहा है बिकॉज इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन हो गया। अब देखो जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है, कैसे रहता है, क्योंकि जितना ये राइट की तरफ जाएगा उतना ही ये लेफ्ट की तरफ भी जाएगा, जितना राइट एक्सट्रीम का ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जितनी होगी उतना ही इस तरफ भी होगा। तो द एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। आई होप एम्पलीट्यूड का मतलब आपको पता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ये मीन पोजीशन पे है अभी, तो ये राइट में मान लो इतना गया, ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम गया, ये एम्पलीट्यूड है। और वैसे सेम लेफ्ट में गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड। और ये इस जो जब ये राइट की तरफ मुड़ रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है, ठीक है। तो जितना ये राइट की तरफ जाएगा उतना ही लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट। अनलेस अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा सिंपल पेंडुलम को हम धक्का मारते हो तो रुक जाता है, तो वो क्यों रुकता है यार, एयर फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है ना। लेकिन अगर हम आइडियली देखें, थियोरेटिकली देखें, अगर वहां पे कोई फोर्स अगर नहीं है, अगर एयर फ्रिक्शन को हम हटा दें, एक सिंपल पेंडुलम को हम वैक्यूम में अगर मूव कराएं, ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो चलता चला जाएगा, ठीक है। तो तीनों दो बातें हो गई, रिस्टोरिंग फोर्स है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। देखो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस, t is equal to 2 pi square root of L by G, where L is the length of pendulum and G is the acceleration due to gravity, और 2 pi तो पता ही है। And of course, I hope you all know this, that frequency is the reciprocal of time period। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो उसका उल्टा कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल, ठीक है, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल। अब देखो यहाँ पे एक चीज, 2 पाई कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, और लेंथ, क्या लेंथ चेंज हो सकती है, अनलेस की कोई
ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जो कि एक्सटेंडेबल हो, ठीक है, मतलब रबर हो या कोई मेटल हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो लेंथ कांस्टेंट नहीं रहता, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो स्ट्रिंग इन दिस वर्ल्ड जो कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो। कोई भी हमारे दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई ऐसी स्ट्रिंग नहीं है, कोई ऐसा धागा नहीं है जो कि इनएक्सटेंसिबल हो, मतलब उसको एक्सटेंड ना किया जा सके, वो कि लंबी ना हो जाए, ठीक है। सो आइडियली ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछा है कि आइडियली क्या सिंपल पेंडुलम पॉसिबल है, सो सिंपल पेंडुलम इज नॉट पॉसिबल आइडियली, बिकॉज इसमें कंडीशन ही यही है दैट दिस स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल, ये एक्सटेंसिबल नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को, एक्सटेंडेबल ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। So ideal simple pendulum is not possible because there is a condition that the string with which this bob is hanging, that string should be inextendable, ठीक है। So frequency भी constant है, so basically this is a simple harmonic motion. Now the question is regarding which of the following statement is incorrect with respect to the particle executing SHM passing through mean position. यहां से वो पास कर रहा है। अब देखो अलग अलग कंडीशंस होती है, मैं बता देता हूं। जब वो यहां से इधर जाएगा, जब ये इस पॉइंट पे है पेंडुलम, ठीक है, सेम विद दिस, ठीक है, यहाँ के लिए भी सेम होगा जो यहाँ के लिए होगा। जब वो यहाँ पे है तो यहाँ पे स्टॉप होगा, ठीक है, फॉर अ सेकंड तो नहीं, फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, और फिर वापस जाएगा। मतलब एट दिस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम और नॉट, बिकॉज ये यहाँ पे रेस्ट पे आया फिर नीचे गया, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम, एंड सिंस काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगी, बिकॉज मास तो बॉब का चेंज होएगा नहीं, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे पहुंचेगा, वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और पूरी की पूरी एनर्जी कौन सी होगी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब ये वापस लौटेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, जब ये वापस लौट रहा होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगा मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी इसका हो जाएगा मिनिमम, यानी कि जीरो, ठीक है। एंड अगेन जब वो लेफ्ट पे जाएगा तो फिर वही चीजें होंगी। तो इतना ध्यान रखना है कि मीन पोजीशन पे जब है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। जब वो राइट की तरफ जाना शुरू करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी, ऑलराइट। और क्यों, क्योंकि वेलोसिटी उसकी कम होने लगेगी। तो जैसे ही वो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेट्स रीड आउट दीस स्टेटमेंट्स। सो पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। देखो जब वो मीन पोजीशन पे है तो कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है, टू ड्रैग दिस सिंपल टू ड्रैग दिस बॉब फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन, एक्सट्रीम से मीन तक लाने का काम होता है इसका। तो जब वो मीन पे है, जब वो ऑलरेडी मीन पे है तो कोई फोर्स है ही नहीं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये बात सही है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, ऑफ कोर्स वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंच चुकी है तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो, बिकॉज वेलोसिटी चेंज नहीं होगी यहाँ पे, वेलोसिटी इज मिनिमम। ये बात तो गलत हो गई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज अभी हमने देखा वेलोसिटी कैसी है, मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, ऑलराइट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आई होप गाइस सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लियर है, एंड जो पेंडुलम के बारे में हमने चीजें पढ़ी वो भी क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो पॉज करके दोबारा देख लेना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और ज्यादा डिटेल में मत घुसना, पूरे फिजिक्स ऑनर्स नहीं करने हैं हमें, यहाँ पे केवल बेसिक कंसेप्ट समझना है, और ये भी मैं इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट आपको चीजें याद रहे, ठीक है। What is the time period of a simple pendulum of infinite length? So this was the simple pendulum. If this length of pendulum becomes infinite, what will be the time period? This is the question. This is a factual question, no need of explanation. 84.6 minutes. 84.6 minutes is the time period of a pendulum having infinite length. And also remember, there is a pendulum which is known as seconds pendulum. सेकेंड्स पेंडुलम टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड का उसका टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड का मतलब क्या है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज टाइम पीरियड, इन 1 सेकेंड हाउ मेनी साइकिल्स आर कवर्ड इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 सेकेंड्स में जितनी साइकिल्स कवर होती है वो फ्रीक्वेंसी है, और एक साइकिल कितनी देर में कवर होती है वो टाइम पीरियड है, ऑलराइट। And frequency of course is the reciprocal of
टाइम पीरियड। एंड पेंडुलम के टाइम पीरियड का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, t is equals to 2 pi square root of L by G, where L is the length of pendulum and G is the acceleration due to gravity. So here the correct answer will be what? Option A, 84.6 minutes. What will be the effect on a pendulum clock if it is taken to a certain height above the surface of earth? Now this is the conceptual question. अगर आपने अभी तक पिछले तीसरे क्वेश्चन तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं तो डेफिनेटली यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो, What will be the effect on a pendulum clock if it is taken to a certain height above the surface of earth? और जो ऑप्शंस है वो क्या है? It slows down, it will get faster. मतलब they are asking about the effect on time period. They are asking about effect on the time period, क्योंकि क्लॉक तभी तो स्लो होगी या फास्ट होगी जब उसके टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो t is equals to 2 pi square root of L by G होता है। ठीक है, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, अगर सारी चीजें कांस्टेंट है, 2 पाई और L कांस्टेंट है, तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g। ठीक है, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g है या नहीं है? तो जब g कम होगा तो t बढ़ जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या होगा? अब देखो क्वेश्चन क्या है, टू अ सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सो पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन में, पिछले से पिछले ट्यूसडे को जो सेशन हुआ था ग्रेविटेशन में, हमने पढ़ा था कि इफ द हाइट इंक्रीजेस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ देन g डिक्रीजेस। तो g डिक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है? टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये है दैट इट इज टेकिंग मोर टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। The pendulum is taking this pendulum clock's pendulum is taking more time to complete one cycle. एक साइकिल को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो डेफिनेटली अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो जो क्लॉक होगी वो क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, क्योंकि उसके पेंडुलम को एक साइकिल कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब वो क्या हो गई है? धीरे हो गई है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन ए, इट स्लोज डाउन। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5. When a body oscillates with its own natural frequency v naught, nu naught होना चाहिए वैसे इसको, with the help of an external periodic force, and if the frequency provided by the external agent is equals to the natural frequency of the body, the oscillation of the body are called. कभी आपने ये देखा है कि अगर कहीं आसपास कोई शीशे का घर है और उसके बहुत पास से एरोप्लेन निकलता है तो शीशे फट जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंट ऑसिलेशन. See, everything is vibrating. All the atoms inside a solid, liquid or gas are vibrating with certain frequency. वो वाइब्रेट कर रहे हैं किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से। तो ग्लास भी तो एक मैटर है, ग्लास एक मैटर है, उसके अंदर भी एटम्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं विद देयर ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नाउ अब हुआ क्या? एरोप्लेन आया, एरोप्लेन ने क्या करा? एक एक्सटर्नल एजेंट है वो, उस एक्सटर्नल एजेंट्स ने उन पार्टिकल्स को एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराई। ठीक है, और वो फिर ऑसिलेट होने लगे, ऑलरेडी ऑसिलेट हो रहे थे, उस फ्रीक्वेंसी से भी ऑसिलेट होने लगे। अगर जो फ्रीक्वेंसी है प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज सेम एज दैट ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा? उनकी ऑसिलेशंस एकदम से बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा, और उनकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो बहुत तेज अगर बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? ग्लास जो है वो एटम्स कोशिश करेंगे कि वो कंपैक्ट जो उनका फॉर्म है कंपैक्ट फॉर्म उससे बाहर आए। ठीक है, तो इसलिए वो ग्लास जो है वो टूट जाता है। ऑलराइट, एंड सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज रेजोनेंट ऑसिलेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन गाइस आर वन एंड सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, और जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स फ्रीक्वेंसी उसको दे रहा है दैट इज इक्वल टू इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देन इन दिस केस द ऑसिलेशन इज नोन एज resonant oscillation. Alright, so this is guys very important question, 1 लाख बार पेपर में आ चुका है कहीं ना कहीं, so बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इफ अ बॉडी इज मूविंग, इज ऑसिलेटिंग, इज वाइब्रेटिंग विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, और जो वो एक्सटर्नल एजेंसी जो फ्रीक्वेंसी दे रहा है वो उसकी खुद की ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो रेजोनेंट ऑसिलेशन इसको हम बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी पे जाने से पहले वेव्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सी देयर आर, सबसे पहले व्हाट इज वेव? व्हाट इज अ वेव? वेव होता क्या है? वेव इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस। वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस होती है। वेव का जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है ऐसा होता है। अब वेव इस ऐसे मूव नहीं करती है, ठीक है, लाइट वेव यूं यूं करके नहीं जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज अ
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वेव का, कि वेव का जो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो वेव बेसिकली इज अ डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस मतलब देखो जरा समझ लो, ये मान लो कि कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, ये एक छोटा सा पार्टिकल है इन दी एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में एक ये छोटा सा पार्टिकल है। अब इस पे कोई बाहर से डिस्टर्बेंस आया, ठीक है, मान लो कि साउंड पकड़ लो, चलो साउंड ले लो। साउंड के बारे में आपने सुना होगा, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है और फिर वो पार्टिकल बाय पार्टिकल ट्रांसफर होता जाता है। तो मान लो कि साउंड प्रोड्यूस हुई, इस पार्टिकल तक पहुंची, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या होगा, वाइब्रेट होगा, इधर जाएगा, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है, फिर इधर जाएगा, ठीक है। इन द मीन टाइम ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी वाले पार्टिकल को वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल था, जब ये इधर वाइब्रेट हुआ तो इसने इस वाले पार्टिकल को क्या करा, ये वाली फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। फिर ये वाइब्रेट होगा, ये अलग वाले को कर देगा, ये वाइब्रेट होगा, ये अलग होगा, ये वाले को कर देगा। तो इस तरीके से ये जो डिस्टर्बेंस है ये पार्टिकल बाय पार्टिकल आगे बढ़ती जाएगी, और इसी तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वेव मोशन बोलते हैं। नाउ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन क्यों है मैं बता देता हूँ। ये रहा, ये पार्टिकल यहाँ पे चुपचाप से बैठा था आराम से शरीफ बच्चों की तरह, बाहर से कोई आया इसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। जब डिस्टर्ब किया तो ये ऐसे गया, तो देखो ये वाली जो पोजीशन है वो हो गई ये वाली मीन पोजीशन, ठीक है। अब ये क्या चल रहा है, इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ रही है, मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है मतलब एम्पलीट्यूड तक वो पहुंचेगा। तो ये रहा, ये पहुंच गया, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब जब ये वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन पे, तो ये गया जी देखो मीन पोजीशन पे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा लेफ्ट एक्सट्रीम पे, तो ये लो जी दूसरी तरफ गया, एंड दूसरी तरफ भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि इसने इस तरफ किया था। सो दिस पॉइंट इज आल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड, अगेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड वापस इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल मीन पोजीशन। तो ये वापस यहाँ पहुंच गया, एंड दिस इज हाउ इट कंप्लीट्स वन साइकिल। सो दैट इज व्हाई वेव का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं, चलो इसको अभी बना रहने देते हैं, 1 सेकेंड, अरे यार दोबारा बना लेते हैं। नो इश्यूज, ठीक, ये वेव हो गई, और ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, ये वाला जो पॉइंट होता है, एंड सिमिलरली नीचे ये वाला पॉइंट एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। नाउ वेव्स रिमेंबर आर ऑफ टू टाइप्स, वेव जो होती है वो दो तरीके की होती है, इसमें आगे मैं और भी चीजें समझाऊंगा, डोंट वरी, इसलिए ये बना रहने देते हैं। वेव्स दो तरीके का होता है, एक होता है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। ऑलराइट, सो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, मतलब जिनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं बढ़ पाएंगे। फॉर एग्जांपल साउंड, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम में एक पाइप लो, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करो, और दूसरी तरफ अपने फ्रेंड को बोलो कि कान लगाएगा, और आप अपनी आवाज से बोलो, उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। तो साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। So mechanical waves are those which need material medium for their propagation. Okay, ये हो गया mechanical wave. Now mechanical waves are of two types: longitudinal waves and transverse wave. अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, longitudinal waves and transverse waves. Now longitudinal waves क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल था यहाँ पे, वापस उसी एग्जाम्पल पे जाते हैं। अगर ये ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट होता है, मतलब हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट होता है मतलब कि जैसे, एक मिनट, लेट अस से दिस इज अ पार्टिकल, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, अब ये ऐसे वाइब्रेट हुआ, इसने अपने बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी दी, ये फिर वाइब्रेट हुआ, इसने अपने बगल वाले को एनर्जी दी, फिर वाइब्रेट हुआ, इसने अपने बगल वाले को एनर्जी दी, ठीक है। तो जो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो क्या है, दिस वे, ठीक है, वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, ऐसे है, इस तरफ टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, एंड जो उसका वाइब्रेशन है वो भी किस तरफ है, टुवर्ड्स द राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ठीक है। तो अगर कोई भी वेव वाइब्रेट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होगा, ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। द डिस्टर्बेंस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, the disturbance is going in this direction, but the vibrations are perpendicular to the direction of propagation of waves. जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, वाइब्रेशंस उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और देख लो, जैसे ये वाला मान लेते हैं, ये पार्टिकल है, 1 सेकेंड, एक छोटा सा डिफरेंस और होता है, वो समझ लो। तो ये पहला डिफरेंस तो क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग वाइब्रेशन होता है, और ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है, ऑलराइट। अब अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव पे फिर से आऊं, तो ये मैक्सिमम गया, मीन पे आया, फिर मैक्सिमम गया, फिर मीन पे आया। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, राइट वाले को हम बोलते हैं क्रेस्ट और लेफ्ट वाले को बोलते हैं हम ट्रफ, ठीक है। सिमिलरली इसमें हम क्या, नहीं सॉरी, इसमें हम बोलते हैं कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, कंप्रेशंस। In the case of longitudinal wave, this right extreme is known as compression and this left extreme is known as what, rarefactions, rarefactions। और अगर मैं इस ग्राफ में बात करूं तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, कंप्रेशन वाला, ये ऊपर वाला पॉइंट जो होगा ये कंप्रेशन होगा, और ये जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, रेयरफैक्शन होगा। ये हो गई पूरी मैक्सिमम, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया एम्पलीट्यूड, बट दिस पॉइंट विल बी नोन एज कंप्रेशन एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज रेयरफैक्शन। वाइल इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होगा, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो अब इन दोनों की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो तो यही रहेगी। तो अगर ये वेव किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव का है तो ये वाला पॉइंट कंप्रेशन होगा, ये वाला पॉइंट रेयरफैक्शन होगा। लेकिन अगर ये वेव, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी ट्रांसवर्स वेव का है तो दिस पॉइंट विल बी नोन एज क्रेस्ट एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज ट्रफ, ओके। तो ये डिफरेंसेस होते हैं ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। Non-mechanical waves are those which do not require any material medium for their propagation. कोई material medium उनको नहीं चाहिए होता, and the best example is the light waves. Light waves को कोई material medium नहीं चाहिए होता, वो vacuum में भी travel कर सकता है, alright. And all the electromagnetic waves are non-mechanical in character, non-mechanical in nature, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, the distance between two consecutive crest or compressions और द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज व्हाट, वेवलेंथ। ये क्या होती है, वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का मतलब क्या है, एक वेव की लेंथ, ठीक है, एक वेव की जो भी लेंथ है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। और इस ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, या ये कहें इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड व्हाट, वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता दिया और क्रेस्ट और ट्रफ बता दिया, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बता दिया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ टॉकिंग समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम थोड़ी सी और ज्यादा बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली आर दोज वेव्स इन which have both electric field and magnetic field, and both electric field and magnetic field are perpendicular to the direction of propagation of waves। मतलब इस तरफ वेव जा रही है, इस तरफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और इस तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। या ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, व्हाटएवर बी। तो मतलब बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑलराइट। So there are certain properties of electromagnetic waves, like these are neutral in nature, ठीक है, they propagate as transverse wave because they are non-mechanical, they contain energy। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि अच्छा how they can propagate as transverse wave, because transverse wave तो mechanical होता है, उनको तो material medium चाहिए होता है for the propagation। See transverse wave क्या, they propagate as transverse wave का मतलब यहाँ पे ये है, they propagate, जो उसकी वाइब्रेशन होती है वो perpendicular to the direction of propagation होती है, यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है। They contain energy, of course, they propagate with double the velocity of light. No, they propagate with the velocity of light. They propagate with the velocity which is equal to the velocity of light, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो ऑप्शन 5 है ना, ये वाला बीपीएससी का बहुत फेवरेट है, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये पांचों ऑप्शन मोस्टली हर क्वेश्चन में होता है, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 7, हु डिस्कवर्ड अल्ट्रावायलेट रेज? वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन।
So Henry Becquerel discovered gamma rays. W. Roentgen discovered X-rays. Johann Ritter was the one who discovered ultraviolet rays. ठीक है. Newton discovered visible radiations, and Herschel discovered what? Infrared rays. ठीक है. So these are the discoverers of these rays, and here the question is regarding ultraviolet. So option B, C will be the correct answer, Johann Ritter. Question number 8 पे आ जाओ. Which of the following depicts correct relationship among velocity, frequency and wavelength of wave? Velocity, frequency and wavelength. तो velocity का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. And displacement in any wave, displacement of any wave is measured by its wavelength. भाई wavelength क्या था? एक वेव की लेंथ, या तो ये पकड़ लो या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पकड़ लो. ठीक है. एक वेव की लेंथ क्या होती है? एक वेव की लेंथ होती है वेवलेंथ. ठीक है. द लेंथ ऑफ वन वेव इज वेवलेंथ. ठीक है. तो द डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ वेव्स इज मेजर्ड बाय द वेवलेंथ. तो वेवलेंथ अपॉन में टाइम. अच्छा, वेवलेंथ की ऐसा यूनिट बता सकते हो? यस, वेवलेंथ की ऐसा यूनिट भी तो सेकंड्स ही होगी, सॉरी मीटर ही होगी, बिकॉज इट इज आल्सो अ लेंथ. ठीक है. एंड वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल व्हिच इज नोन एज दिस लैम्डा. ठीक है. वेवलेंथ लैम्डा से लिखते हैं. ऑलराइट. एंड टाइम, दिस ऑफ कोर्स विल बी द टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल. ठीक है. तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय टी. v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय टी हो जाएगा. अच्छा, इस फॉर्मूले को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं कि नहीं? नाउ 1/t आपको पता है ना क्या होता है? 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है. मतलब क्या आ गया? रिलेशन. v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी. तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा and u is the correct answer. Therefore option A, velocity of wave is equals to frequency into wavelength will be the correct answer. Question number 9 पे आ जाओ. Which of the following creatures can produce infrasonic sound? Can produce. ठीक है. So the waves are of, in case of जो सुनने वाली waves होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं. एक होती है infrasonic which is mentioned in the question. One is audible and another is ultrasonic. Infrasonic waves frequency range is less than 20 hertz. And we cannot hear the sound of infrasonic range. Audible frequency होता है 20 hertz to 20,000 hertz, and of course we can hear it because that's why it is known as audible waves. And ultrasonic frequency is more than 20,000 hertz. And once again we cannot hear it because it is out of the range of audibility of ear. So these are the three types of waves in case of sound. So infrasonic sound को याद रखो. Infrasonic waves or infrasonic sounds can be produced in fact during the earthquake के टाइम में होता है volcanic eruptions. इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना. volcanic eruptions, it can be produced by elephants, it can be produced by whales. While in case of ultrasonic waves can be detected by dogs, can be detected by cat, can be detected by bats. ठीक है. और bats can also emit ultrasonic waves. ठीक है. जो bat होती है वो emit भी कर सकती हैं और detect भी कर सकती हैं. While dogs and cats can only detect the ultrasonic waves. Alright. और इसी चीज का इस्तेमाल करके जो bat है वो रात में उड़ता है, वो जब रात में उड़ रहा होता है उसको दिखाई तो देगा नहीं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करता रहता है और वो किसी भी उससे टकरा के वापस आ रही होती है, किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के जब उस तक वापस आती है तो उसे पता चल जाता है कि यस इतनी दूरी पे कोई ऑब्स्टेकल है. ओके. सो द करेक्ट आंसर गाइस विल बी व्हाट? सो एलिफेंट एंड whales both can produce infrasonic sound. The correct answer will be option E, more than one of the above. All right. Moving ahead to question number 10, which is the last question. In which of the following the speed of the sound will be maximum? Very easy question. The speed of sound is maximum in solid, then it is in liquid, and then minimum in gases. ठीक है. जो speed of sound होता है वो maximum होता है solids में, because sound needs a material medium to travel. ठीक है. So material medium में क्या होते हैं? Particles होते हैं. Medium में क्या होते हैं? Particles होते हैं. And in case of solid, the particles are the most compacted if we compare it to the liquids or the gases. ठीक है. Solids के केस में पार्टिकल ज्यादा पास होते हैं.
So the vibration can pass very easily in case of solids. So therefore the velocity of sound is maximum in water, air, glass, so glass, option C. Glass will be the correct answer because rest are liquid and gases. So that's it for the session, guys. I hope all the questions are clear and all the concepts are clear. If you want to buy the courses, you can visit to courses.anujjindal.in. There the comprehensive PDF of science is being provided along with the video explanations. And मिलते हैं कल के सेशन में with अब अगला सेशन होगा ट्यूसडे को, ऑफ कोर्स the next session will be on Tuesday. So I'll see you on Tuesday. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.